आज के इस वीडियो में हिंदी क्लास 10th जिसका बुक का नाम गोधोली भाग 1 है, उसके चैप्टर 2 जिसका शीर्षक का नाम 20 के दांत है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। विस्तार से हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जितने सारे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको पहले वीडियो में पहले चैप्टर के बारे में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया था। तो हम आशा करते हैं आपको पहला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में बताते हैं जिसका शीर्षक का नाम है 20 के दांत। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं, इस कहानी के कहानीकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इनके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है, सभी कुछ इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि एग्जाम में हमेशा लेखक के परिचय के बारे में भी क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए हमको लेखक के परिचय के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको समझने में आती है, पढ़ने में आती है, तो आप हमसे सीधे सीधे टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, कुछ भी चीज़ पर आप मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जहां भी आपको दिक्कत आती है, जहां भी आपको परेशानी आती है, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। यह एक प्रकार की कहानी है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है कि 20 का दांत क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या चीज़ है, तो आपको बोलना है यह एक प्रकार का कहानी है। इसके कहानीकार मतलब लेखक जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। स्थान बदरघाट पटना में, मतलब ये बिहार के ही रहने वाले थे। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार था और माता का नाम रत्नावती था। याद रखिएगा सभी चीज को। आपको पूछ देगा कि जो 20 के दांत कहानी के कहानीकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को। कहाँ में हुआ था, तो बदरघाट पटना में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम पंडित रामावतार था, माता का नाम रत्नावती, और वह कौन सी भाषा जानते थे, तो वह भोजपुरी जानते थे। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और वे स्वर्गवास को सिधार गए। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना की बात किया जाए, मतलब यह अपने जीवन काल में कौन कौन सी ऐसी रचना लिखे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो उनमें था सदल मित्र, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह। ठीक है। जिसमें आपको अनेक प्रकार की कहानियों के बारे में पढ़ना है और बहुत ही अच्छे अच्छे कहानी इसमें लिखे गए हैं। तो चलिए हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जान लिए और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमेशा एग्जाम में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। मतलब यह पूरे कहानी है, इसको आप 1 से 1.5 पन्ने में आपको इसको सारांश लिखना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसके सारांश के बारे में जानेंगे कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। सबसे पहले हम लोग इस कहानी के कहानीकार कौन हैं इसके बारे में जानेंगे। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार, प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। मतलब इस कहानी के माध्यम से कहानीकार जो है वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से अधिक दुलार और प्यार के कुपरिणाम होते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा दुलार और प्यार करते हैं तो उसके कुछ कुपरिणाम भी होते हैं, मतलब दुष्परिणाम भी होते हैं और सामाजिक भेदभाव भी उजागर हो जाता है। तो इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। सेन साहब इसी कहानी के एक पात्र हैं जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं,
जो फैक्ट्री के मालिक हैं। क्या हैं? सेन साहब क्या हैं? तो एक फैक्ट्री के मालिक हैं। इन्हें अपने धन पर काफी घमंड है, यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते। मतलब इनके पास धन तो बहुत ज्यादा है, एक फैक्ट्री का मालिक हैं, लेकिन यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। इनकी एक नई कार काले रंग की है जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था। ठीक है, इनकी कार का क्या नाम था? स्ट्रीमल इंड था, जिसका दाम 7,500 रुपया था। ठीक है, और कासू सेन साहब का पुत्र था। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था कासू सेन, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। इनके पुत्र को प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। मतलब यह इनके घर में जितने सारे भी नियम बनाए गए थे, यह कोई भी नियम को पालन नहीं करता था, यह सभी नियम के खिलाफ ही काम करता था। इनकी 5 बेटियां थी, इनकी 5 पुत्री थी, जिसे कठपुतली के समान माना जाता था। कठपुतली कहने का मतलब हुआ कि इनकी जो 5 बेटियां थी यह हमेशा बंधी हुई रहती थी। मतलब जो घर के कायदे कानून होते थे, जो घर के नियम होते थे, उसी नियम के अनुरूप चलना पड़ता था। उसके विरुद्ध एक भी चीज आपको नहीं जाना पड़ता था। अगर उसके विरुद्ध जाते थे तो इनको दंड भी दिया जाता था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी जो 5 बेटियां थी जो इनकी कठपुतली के समान थी। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया, पर खोखा को नहीं। मतलब बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बोला जाता है, लेकिन खोखा को इस सभी चीज के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया, क्योंकि उसको घर के सभी लोग बहुत ही लाड और प्यार से पाले थे, लाड और प्यार करते थे। ठीक है, अब हम लोग इस कहानी के अगले पात्र की ओर देखेंगे। तो कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। ठीक है, कांसू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। कांसू जिसका नाम खोखा है, यह एक जिद्दी लड़का है, जो इसके मन में आता है वह करता है। मतलब जिद्दी लड़का का काम ही होता है कि जिसके मन में जो आया वह किया। ठीक है, तो उसी प्रकार से भी है, इसके भी मन में जो आता है वह करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है, मतलब उसके पास भी घमंड है। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है। मतलब माता पिता उससे इतना प्यार करते हैं कि यदि वह कोई गलती भी करता है तो उसके माता पिता को खुशी होती है। ठीक है, चलिए, उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। मतलब अगर कोई सामान भी बिगाड़ देता है, अगर उसके घर में एक नई कार है, अगर कार को भी तोड़ फोड़ कर देता है, तो लोगों को लगता है कि यह कार के साथ कुछ इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब यह आगे जाकर के इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है। इस कहानी में जो एक किरदार है जिसका नाम है क्या, इस कहानी 20 के दांत में एक मदन नाम का एक गरीब पिता है, गिरधर लाल का बेटा है। ठीक है, गिरधर लाल का बेटा है जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है, बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है, उसी समय सेन साहब के ड्राइवर शोफर ने धक्का मार दिया। ठीक है, मतलब यह बेचारा गरीब है और सिर्फ कार को देखकर, क्योंकि यह कार पर तो कभी बैठा नहीं है, तो यह चाहता है कि हम सिर्फ कार को छूकर ही संतुष्ट हो जाएं। तो जैसे ही वह कार को छूना चाहता है तो सेन साहब का जो ड्राइवर है शोफर उसको धक्का मार देता है और वह सड़क पर गिर जाता है। जब वह सड़क पर गिरता है तो उसके पैर से खून निकलने लगा। ठीक है, और इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। ठीक है, मदन की पिटाई करवाई जाती है झूठा आरोप लगाकर कि यह आपके कार के साथ कुछ गलत कर रहा था, कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह बेचारा सिर्फ कार को छूने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी अमीर के शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता। इस कहानी में कांसू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू की खेल को माना जाता है। मतलब दोनों आपस में लट्टू खेलते हैं, लट्टू को नचाते हैं, और इसी से दोनों के बीच में झगड़ा पनपता है जो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और इसके बदले में ढकेल दिया गया, तो इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया गया। मतलब जो मदन गरीब लड़का है वह भी बोला कि यदि हमको गाड़ी नहीं छूने दिया गया तो हम भी अब तुम्हारे साथ लट्टू नहीं खेलेंगे।
तो कांसू ने मदन को 2-4 घूंसा जमा दिया। मतलब कांसू कहने का मतलब खोखा, जो बहुत ही घमंडी लड़का था, जो इंजीनियर बनना चाहता था, जो मतलब कुछ भी तोड़ फोड़ कर देता था, तो उसके घर वालों को लगता था कि इंजीनियर बनेगा, और वह जो है वो मदन को 2-4 घूंसा जमा दिया, क्योंकि वह बेचारा गरीब लड़का था। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं, ठीक है। उसके पहले देखिए, तो जैसे वह 2-4 घूंसा लगा दिया तो मदन ने भी कांसू के भी 2 दांत तोड़ डाले। जब वह मदन को 2-4 घूंसा लगा दिया तो बदले में वह भी इसके 2-4 दांत तोड़ डाले, ठीक है, 2 दांत तोड़ दिया। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बालक जिद्दी होता है, उसे अमीर और गरीब का डर नहीं होता। बालक को क्या पता होता है कि वह अमीर है या गरीब है, बस अगर उसे आप मारोगे तो वह भी आपको मारेगा। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं गिरधर लाल जो अपने बेटे को रोज पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा, आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला चुका लिया। मतलब जो गरीब लड़का था, जब वह उस सेठ के बेटे को मारता है तो उसका पिता उसे डांटने के बजाय और गले लगा लेता है कि आज तुमने अपने पिता के अपमान का बदला चुका लिया है, ठीक है। यही पूरा सारांश है और इसी कहानी को हम लोग विस्तार से अपने किताब में पढ़ेंगे। और यदि सारांश लिखने के लिए आता है तो सिर्फ हम इतना ही लिख देंगे, सिर्फ एक कहानी की तरह इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है तो हमेशा 10 नंबर का ही पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, इसके बारे में पूरा उत्तर दीजिए कि कहानी का नायक मतलब कहानी का हीरो कौन है। तो हम लोगों के नज़र में कहानी का नायक मदन है, जो गरीब लड़का है। चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। यहाँ पर लेखक जो हैं, जो नलिन बिलोचन शर्मा जी, यह बताना चाहते हैं कि नायक वही होता है जो बुराई का अंत करता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है, लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना किया जाता है तो वह उसे 2-4 घूंसा लगा देता है। उसके बदले में मदन ने भी कांसू के 2 दांत तोड़ देते हैं, मतलब खोखा के 2 दांत तोड़ देते हैं, जिसके बारे में हम आपको ऊपर अभी बताए। तो आपको बता दें कि जो मदन एक गरीब लड़का है और कांसू, जिसको हम लोग खोखा बोलते हैं, वह एक अमीर लड़का है। जब वह कांसू खोखा मदन के साथ लट्टू खेलने के लिए आता है, वह मना कर देता है लट्टू खेलने से, तो क्या होता है कि उसे खोखा 2-4 घूंसा लगा देता है और बदले में मदन भी उसके 2 दांत तोड़ डालते हैं। तो मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक है, अतः इस कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए, ठीक है। कहानीकार यहाँ पर कहते हैं कि इस कहानी का जो नायक है उसे मदन को ही होना चाहिए, क्योंकि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि झोपड़ी वाले झोपड़ी वालों की मदद नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब तक गरीब गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। मतलब जब तक आप लोग एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, आप लोग में ताकत नहीं आएगी और आप लोग हारते रहेंगे। लेकिन जिस दिन एक गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, उसी दिन से उसका पासा पलट जाएगा। यहाँ पर लेखक जो है वो बताना चाहते हैं कि यदि गरीब गरीब की सहायता नहीं करेंगे तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन एक गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, उसी दिन से उसका पासा पलट जाएगा। ठीक है, तो यह अब हम लोग देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर।
यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ऐसा मत बोलिएगा कि सारे क्वेश्चन में आप वीवीआई लगा दिए हैं, तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसी में सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन लगाया हुआ है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, लेकिन आपको पढ़ना वो भी क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है जो वीवीआई क्वेश्चन न रहे वो न दे करके आप जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो उसी क्वेश्चन को एग्जाम में दे दे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें, कि जो कहानी का शीर्षक दिया गया है 20 के दांत, इसकी सार्थकता क्या है। तो 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। ठीक है, 20 के दांत कहानी का शीर्षक है जो अत्यंत सार्थक है। 20 का दांत यहां पर इसलिए दिया गया क्योंकि जो मदन है वो खोखा के 2 दांत तोड़ देता है, तो कहानी उसी 2 दांत को यहां पर 20 के दांत, क्योंकि आप जानते हैं कि सांप का जो 2 दांत होता है वो दोनों दांत में विष भरा हुआ रहता है, और जब यहाँ पर खोखा का 2 दांत टूटता है तो उसे कहानीकार जो है वो लेखक जो है उसे 20 के दांत के नाम से संबोधित करते हैं। तो यह जो इस कहानी का शीर्षक है वो अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी जो है वो गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कांसू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी सांप के दांत टूट जाते हैं, इसका मतलब है कि वह सांप का जो अहंकार होता है कि हम सारे आदमी को काट करके उसे जान मार देंगे, इस बात का अहंकार जब सांप मरता है उसके साथ ही उसका अहंकार भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लेखक हैं, जो कहानीकार हैं, जो जब खोखा के 2 दांत टूटता है तो वो बोलते हैं कि उसका अहंकार चकनाचूर हो गया और उसके दोनों 20 के दांत तोड़ दिए गए। ठीक है, तो फिर से आपको हम इस क्वेश्चन को पढ़ करके बता देते हैं कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कांसू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन द्वारा कांसू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। मतलब जो मदन के पिता होते हैं वो अपने बेटे की थोड़ी सी भी गलती पर उसकी पिटाई कर देते थे, लेकिन यदि आज वह खोखा को पीटा है तो उसे पीटने के बजाय वो उसे गले लगा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे। ठीक है, सेन साहब जो है वो गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे कि तुम्हारा बेटा बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा बेटा खराब है। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता था। मतलब सेन साहब की बातों से उनको बुरा लगता था और वह डेली अपने बेटे की पिटाई करते थे। वह लाचार पिता मदन की डेली पिटाई करता था। गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। ठीक है, गिरधर लाल को पता था कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर ही भीतर खूब रोता भी है। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमानी है। वह अपने और अपने पिता को अपमान का बदला जब चुका लेता है, तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई न करके मदन को छाती से लगा लिया और वह शाबाशी उसे दिया कि बेटा तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन आज कांसू के पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लिया। तो इसलिए लगा लिया कि वह बेचारा जो है वो बहुत ज्यादा अपमान सहा था और आज उसका बेटा है जो उसका अपमान का बदला लिया है खोखा के 2 दांतों को तोड़कर। इसीलिए इसका चैप्टर का नाम भी 20 का दांत पड़ा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे। अगले क्वेश्चन जो कि यह क्वेश्चन है कि व्याख्या करना है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इस बात को आपको व्याख्या करना है।
तो इस क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसके आगे जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सभी को बारी बारी से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक जाते जाते यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।